Hello, friends, and welcome to UPSC Made Simple. Today is 19th of August 2020, and let's start with the Hindu newspaper discussion. ठीक है, तो पहली न्यूज़ आज की है, नो नीड टू ऑडिट पीएम केयर्स से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि पीएम केयर्स एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट to which donors contribute voluntarily. So there is no occasion for the Comptroller and Auditor General to audit a public charitable trust independent of budgetary support or government money. तो बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं, ये पीएम केयर्स इज अ फंड is a PM Cares as a fund is a charitable trust, is a public charitable trust, and funds are voluntarily given. There is no occasion to direct the transfer of PM Cares fund to नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड NDRF को ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. डोनर्स कैन कंट्रीब्यूट टू नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड ऑन देयर ओन. नो नीड फॉर कैग ऑडिट, जो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करते हैं उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नो नीड फॉर अ फ्रेश नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान टू कॉम्बैट कोविड-19. कोई नई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं, जो प्लान है वही सही है. नो रीज़न टू ले डाउन न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ फॉर कोविड-19. ठीक है, तो ये बोली है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, सो लेट्स गो टू अनदर आर्टिकल. तो हम आप जो पीएम केयर्स की बारे में बात है वो मैं आगे की स्लाइड्स में करने वाला हूँ. पीएम केयर्स क्या है, कैसा है और कैसा नहीं है. ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या बोला है कि पीएम केयर्स को ऑडिट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. कर्ब्स ऑन चाइना, FDI हिट GM कार प्लांट सेल. तो बेसिकली क्या हुआ है, जो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ है, जो टेंशन चल रही है, उसके वजह से चाइना, पहले इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को बंद करवा दिया और FDI को भी, FDI नॉर्म्स को भी अलग कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया कि जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनका ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगा, गवर्नमेंट रूट से ही आएगा. तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तलेगांव है एरिया जो पुणे के पास में है, तलेगांव. तो वहाँ पे ये जो जनरल मोटर्स इंडिया है, इट इज़ अ US ओन्ड बेसिकली. तो उनको अपनी जो कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है वो बेचना है, और वो आया है, और वो लेने वाला है कोई ग्रेट वॉल मोटर्स, ये चाइनीज़ कंपनी है. तो वो लेने वाले, बट वो अभी उनको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है. तो बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे एट स्टैंड स्टिल है कि अभी क्या होने वाला है. ठीक है, तो ये बेसिक न्यूज़ है. आप नहीं, आपको मेरे को ये बताना था FDI के बारे में. ठीक है, तो बेसिकली जो होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दो मोड से आते हैं. ठीक है, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट फॉर विच कंपनीज डोंट नीड गवर्नमेंट अप्रूवल. कंपनीज को गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिक रूट. और दूसरा है गवर्नमेंट रूट, जिसमें कंपनीज नीड अ गो हेड फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर यूनियन गवर्नमेंट से उनको परमिशन चाहिए रहती है. अभी जो नई FDI पॉलिसी आई है वो क्या बोलती है, एंटिटी और अ कंट्री, मतलब एक कंपनी या एक कंट्री विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया एंड वेयर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन टू इंडिया इज सिचुएटेड इन और एज सिटीजन ऑफ एनी सच कंट्री. ऐसा कोई कंट्री या एंटिटी जिसका लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता हो, ही कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट. ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट रूट, मतलब गवर्नमेंट के परमिशन से ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे, नहीं तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे. पहले जब हमारा ये नहीं था, ये हमने FDI अमेंडमेंट नहीं किया था, इसके पहले हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश दो जगह से गवर्नमेंट रूट की ज़रूरत थी, बाकी सब FDI ऑटोमेटिक रूट से आ सकता था. बट अभी जो भी इंडिया के लैंड बॉर्डर शेयरिंग है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, इनको सबको ऑटोमेटिक रूट नहीं अलाउड है, उनको गवर्नमेंट रूट से ही आना पड़ेगा. अब FDI क्या है, FDI इज़ एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पार्टी इन वन कंट्री into a business or corporation in other country with intention of establishing a lasting interest. ठीक है, lasting interest differentiates FDI from फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, लास्टिंग इंटरेस्ट मतलब बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट, मतलब काफ़ी टाइम के लिए, मतलब ऐसे नहीं कि 2 साल 3 साल 5 साल, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा उसको. तो वही डिफरेंस है बेसिकली क्या, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI और
FDI, इसमें क्या होता है, वेर इन्वेस्टर्स पैसिवली होल्ड सिक्योरिटीज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। FPI में क्या होता है, जो पैसिवली सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं एक फॉरेन कंट्री से। Foreign direct investment can be made by expanding one's business into a foreign country or by becoming the owner of a company in another country। ठीक है, तो ये हो गया हमारा FDI के बारे में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व्ड फॉर लोकल सेज चौहान। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किया दैट गवर्नमेंट जॉब इन द स्टेट विल नाउ बी रिजर्व फॉर लोकल पीपल ओनली। मतलब गवर्नमेंट जो जॉब्स है वो वहाँ पे सिर्फ लोकल पीपल को ही मिलेंगे, ऐसे नहीं कि जो बाहर से आएगा उनको मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ लोकल लोगों को मिलेंगे। कॉलिंग इट एज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मिस्टर चौहान इन अ वीडियो मैसेज सेड वी आर मेकिंग द रिक्वायर्ड लीगल प्रोविजंस फॉर इट। ये बहुत अच्छी बात है, इट इज़ अ गुड स्टेप टूवर्ड्स ये जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको अच्छी जॉब मिलेगी, तो डोमिसाइल के बेसिस पे करना अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। स्टेट्स कांट यूनिलैटरली कैंसिल एग्जाम्स, कौन बोलता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है आर्ग्यूड in the Supreme Court on Tuesday that though its July 6 directive to conduct final exams by September end was not a dikkat, states could not unilaterally cancel the exams citing the pandemic। तो क्या बोलते हैं बेसिकली UGC कि तुम अपने स्टेट्स को बोलते हैं कि तुम अपने आप से कैंसिल नहीं कर सकते हो, आपको हमारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे कौन बोलता है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोलता है, ठीक है, फॉर UGC, जिसने UGC को ये किया बेसिकली सबमिट किया UGC के लेटर 3 जज बेंच को। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो UGC केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953। ध्यान रखना 1953 में आया। इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, इसके लिए ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों बनाया गया है? फॉर कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, बेसिकली फंड्स एलोकेशन भी काफ़ी UGC के हाथ में। इनका हेड ऑफिस किधर है? न्यू दिल्ली, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? तुषार मेहता, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, उनके बारे में बात करते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? बेसिकली द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। और पहला कौन होता है? ही इज़ द अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ही इज सबॉर्डिनेट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, एंड वर्क्स अंडर हिम। मतलब अटॉर्नी जनरल के नीचे कौन कौन काम करता है? सॉलिसिटर जनरल। ही ऑल्सो एडवाइसेज द गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स। Solicitor General is appointed for a period of 3 years by appointment committee of the cabinet। Very important, कौन अपॉइंट करता है इसको? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट को कौन चेयर करता है? उसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो कौन से 2 कमिटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर? याद रखना, सब कमिटीज़ में से, सारे कमिटीज़ में से 2 कमिटीज़ जो होते हैं उसके जो चेयरपर्सन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। आपको मुझे बताना है कि वो कौन से 2 कमिटीज़ है जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। सो ही एडवाइजेज द गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स, ठीक है। ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ध्यान रखना 3 साल के लिए है उनकी अपॉइंटमेंट, एंड अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ये एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा पॉइंट है। ऑफिस एंड ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अटॉर्नी जनरल हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 76। वाइल द सॉलिसिटर एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफिस एंड ड्यूटीज आर गवर्नड बाय लॉ ऑफिसर्स। मतलब ये जो लॉ ऑफिसर्स रूल्स है 1987 के, उसके हिसाब से गवर्न होते हैं। मतलब दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है, and not by constitution, thus they are statutory post and not constitutional। मतलब ये statutory post है और constitutional post नहीं है। Moreover, attorney general has right to participate in the proceeding of parliament but cannot vote, whereas solicitor and additional solicitor generals do not have these right with respect to participation in the parliament। Very important। आई होप आपको समझ में आया रहेगा सॉलिसिटर जनरल के बारे में, ठीक है। तुषार मेहता जी की शक्ल देख लो आप एक बार, नहीं यहाँ पे नहीं, नीचे शक्ल नीचे दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
UP clears 2 tribunals for riot damage recovery. Panels based in Lucknow and Meerut will have the powers of the civil court. क्या हुआ है बेसिकली, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स. जो राइट्स में जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी उसके क्लेम्स ट्रिब्यूनल को बनाया गया किधर, लखनऊ एंड मीरठ, टू रिकवर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग राइट्स एंड प्रोटेस्ट. मतलब जो भी राइट्स एंड प्रोटेस्ट के टाइम पे पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किए, अभी उनसे पैसे वसूल करने वाले हैं. तो हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे. ट्रिब्यूनल्स याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थे, ठीक है. दे वर इनकॉर्पोरेटेड, मतलब लाए गए थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. कब लाए गए थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे चीज़ ये अमेंडमेंट में लाया गया था. तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. याद रखना हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आए थे. तो ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली, इसमें दो आर्टिकल्स है. एक है आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, ठीक है. तो आर्टिकल 323A की बस कहाँ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाती है. और आर्टिकल 323B की बस कहाँ जाती है, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, ठीक है. अब बेसिकली 323B के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. ये आर्टिकल 323B जो है ये क्या करता है, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को अथॉरिटी देता है टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स. ये किसको पावर देता है, 323B, ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है कि वो ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन डिस्प्यूट्स, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स. कौन से फॉलोइंग मैटर्स है भाई साहब, देख लो ज़रा. टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी एक्ट. अब आर्टिकल 323A और 323B कहाँ अलग है ये हम बात करेंगे. आर्टिकल 323A कंटेम्पलेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स ओनली. मतलब जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है, पब्लिक सर्विस मैटर है, सिर्फ उसके लिए आर्टिकल 323A है. जबकि आर्टिकल 323B क्यों है, क्यों एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर सर्टन मैटर्स, जो मैटर हमने ऊपर बात किए इसके लिए ये है. बट आर्टिकल 323A किसके लिए, पब्लिक सर्विसेज मैटर्स ओनली. While tribunals under Article 323A can be established only by Parliament. Article 323A में जो ट्रिब्यूनल्स है वो सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जा सकते हैं, जबकि 323B में दोनों स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों बना सकते हैं अगर ये रिस्पेक्टिव लिस्ट में आता है. रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब अगर ये तुम्हारे लिस्ट में आता है जिसके हिसाब से तुम लॉज बना सको तो तुम बना लो, ठीक है. Under Article 323A, only one tribunal for center and one for each state or two or more states may be established. 323A क्या बोलता है, only one tribunal for the central. सेंटर के लिए सिर्फ एक ट्रिब्यूनल रहेगा और हर एक स्टेट या दो स्टेट को मिला के एक ट्रिब्यूनल रहेगा, ठीक है. एंड वन फॉर ईच स्टेट और टू और मोर स्टेट्स में बी एस्टैब्लिश. देयर इज नो क्वेश्चन और हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स. Whereas Article 323B is a hierarchy of tribunals may be created. 323A में hierarchy of tribunals create नहीं की जाती, 323B में create की जाती. Articles 262 of the Constitution provides a role for the central government in adjudicating conflicts surrounding interstate rivers that arise from the स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स. क्या बोलता है आर्टिकल 262, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ रोल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल में आता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इंटरस्टेट रिवर को लेके, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को लेके, तो वो उसके ऊपर ध्यान दे. आर्टिकल 262 बोलता है, मतलब सेंटर के हाथ में ये सारी जाए. आई होप यू गॉट क्लियरिटी अबाउट द ट्रिब्यूनल्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंड आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, ठीक है.
सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स एलिवेशन ऑफ 6 एडवोकेट्स एज हाई कोर्ट जजेस. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे क्या किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अप्रूव्ड द नेम ऑफ 6 एडवोकेट्स टू बी एलिवेटेड एज द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. दिस विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट फ्रॉम करंट 32 to 38. तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 नाम रखे, इससे वो 6 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस बन जाएंगे. ठीक है. तो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स. वेरी नाइस. द प्रोसीजर of appointing the judges of high courts in India is slightly different from appointment of the judges of the Supreme Court. ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वैसे हाई कोर्ट्स में नहीं किए जाते, थोड़ी सी अलग प्रोसीजर है. अब क्या है आगे देखेंगे. एज पर आर्टिकल 217 द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट is appointed by the president in consultation with the chief justice of India as well as the governor of the state in question. ठीक है. तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैसे कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. कंसल्टेशन किसका किसका लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट का लेता है. ठीक है. A collegium system has evolved over the years in which the collegium headed by CGI makes recommendation to the government for appointment of judges. मतलब ये बेसिकली जो CGI ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो CGI जो होता है वो जो कॉलेजियम सिस्टम का हेड होता है वो रेकमेंड करता है नामों को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए. ठीक है. द कॉलेजियम रेकमेंड्स द नेम्स टू द लॉ मिनिस्ट्री विच आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग सेंड पेपर टू द प्रेसिडेंट. मतलब कॉलेजियम लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगी, लॉ मिनिस्ट्री अच्छे से पेपर देखेंगे, फिर वो भेजेंगे किसको, प्रेसिडेंट को. एंड देन द प्रेसिडेंट ईदर अप्रूव्स द नेम्स और रिटर्न द नेम्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. प्रेसिडेंट क्या करेगी यार, ये नाम एक तो हाँ बोलेगी या बोलेगी आप रिकंसिडर कराओ ये नाम. ठीक है. किसको भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट को. तो हमने क्या देखा था, कॉलेजियम सिस्टम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो नाम देगी लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री स्क्रूटनाइज करेगी, फिर वो भेजेगी प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट देखेगी नाम है कि नहीं, क्या है, सब सच है, सब सही है कि नहीं, और उसको अगर लगा रहेगा तो ठीक, नहीं लगा रहेगा तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगी किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास. इफ स्टिल द सुप्रीम कोर्ट सेंड द सेम नेम्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन रेकमेंडेड. समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. अगर सुप्रीम कोर्ट ने वही नाम भेजे कि नहीं यही नाम सही है, कोई टेंशन नहीं, ये अच्छे लोग हैं, तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको रेकमेंड किया है. अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए. अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है. He should have held a judicial office in the territory of India for 10 years. कोई भी जुडिशियल ऑफिस इंडिया के अंदर 10 साल तक होना चाहिए. या he should have been advocate of the high court for 10 years. 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का. There is no minimum age fixed for high court judges, and unlike in Supreme Court, there is no provision for appointment of a distinguished jurist as a judge of a high court. ठीक है. ये कोई मिनिमम एज नहीं हाई कोर्ट के जजेस के लिए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट में है ऐसे इधर कोई प्रोविजन नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. ठीक है. अभी टर्म एंड सैलरी देखते हैं. अ जज ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड्स द ऑफिस अंटिल ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 62 ईयर्स. हाई कोर्ट में ध्यान रखना 62 ईयर्स है और सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स है. अब सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, Chief Justice of High Court and judges of the High Court क्या बोलते हैं, अलाउंसेज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टाइम टू टाइम. मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की सैलरी. करंट सैलरी क्या है, 90,000 है हमारे चीफ जस्टिस की, और अदर जजेस की है 80,000. द सैलरीज एंड अदर पेंशंस ऑफ जजेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट. द सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस
of the judges and maintenance of the high courts are charged from the consolidated fund of the state, and pension of the retired court judges are from the consolidated fund of India. ठीक है, याद रखना जो सैलरीज है, जो एक्सपेंसेस है हाई कोर्ट के ऑफ जजेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाई कोर्ट, ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, एंड जो पेंशन रिटायर होने के बाद उनको जो पेंशन मिलेगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी. ठीक है. अब रिमूवल ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट देखते हैं हम लोग. अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर or incapacity, and only in the same manner in which the judge of the Supreme Court is removed. कैसे रिमूव किया जा सकता है? For proven misbehavior or incapacity, and only in the same manner in which the judge of the Supreme Court is removed. The President of India can remove a judge of the High Court from his office only if each of the House of the Parliament passes a resolution by 2/3 majority of its member present and voting in each house requesting him to remove the judge. अगर जज दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, स्पेशल मेजॉरिटी जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से करेंगे, तब ही जज को निकाला जा सकता है. अब ट्रांसफ़र ऑफ द जज देखेंगे. द ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज डन बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द फॉलोइंग. अब प्रेसिडेंट करते हैं इनके ट्रांसफ़र, बट किसको कंसल्ट करके? Chief Justice of India, whose opinion is formed by senior most judges of the Supreme Court. मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका जो ओपिनियन है वो एक सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं, एक ग्रुप होता है जजेस का सीनियर मोस्ट, उनके हिसाब से लिया जाता है. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर द ट्रांसफ़र इज टू टेक प्लेस, एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टू वेयर द ट्रांसफ़र इज टू टेक प्लेस. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसफ़र कैसे होता है हाई कोर्ट के जजेस का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बाकी जो सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट में, वो एक ओपिनियन देंगे. फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर द ट्रांसफ़र, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर मतलब जहाँ से वो ट्रांसफ़र किए जाने वाले हैं वहाँ से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पूछा जाएगा, और जहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाला है वहाँ के भी चीफ जस्टिस को कंसिडर किया जाएगा. The retired permanent judges of High Court are prohibited from pleading or acting in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other High Courts. ठीक है, जो रिटायर्ड जजेस है हाई कोर्ट के आर प्रोहिबिटेड मतलब अलाउड नहीं है फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट and the other high courts. However, government generally uses the retired higher judiciary judges एज द हेड्स ऑफ वेरियस कमीशन. जैसे हमने एनजीटी की बात की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की हमने, उसके भी रिटायर्ड जजेस लेते हैं उसमें, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के. ठीक है, ये जो जजेस होते हैं वो कई कई जगहों पे रिटायरमेंट के बाद उनको लग जाता है. बट देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ डिमांड फॉर क्राइटेरियन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट देयर शुड बी अ कूल ऑफ पीरियड ऑफ 2 years, मतलब कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए 2 सालों का जब वो रिटायर हो जाएंगे. ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, और ऐसा नहीं होगा कि इसके फेवर में बात की, इसके लिए मेरे को ये पोस्ट मिली है. ठीक है, आई होप यू गाइज गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द हाई कोर्ट, एंड आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है. एंड अगर नहीं मिली है तो थोड़ा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू थिंक आई एम फास्ट, तो यू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम फास्ट. एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू गाइज. I want you guys to give me some motivation and subscribe to my channel so that I keep making more videos like this. Okay. High Court to partially resume physical hearing from September 1 on trial basis. तो बार काउंसिल अपील करता है किसको? लॉयर्स को बोलता है कि तुम कॉपरेट करो ये प्रोसेस के साथ. ठीक है, हाई कोर्ट रिज्यूम होने वाला है तो तुम कॉपरेट करने की कोशिश करो. तो बात करेंगे हम किन के बारे में? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई एक्ट से आई रहेगी. कौन से एक्ट से आई? एडवोकेट एक्ट 1961. क्यों आई थी? टू रेगुलेट एंड रिप्रेजेंट द इंडियन बार. इंडियन बार मतलब बेसिकली वो बार नहीं जो आप समझ रहे हो, वो बार ये अलग बार है जिसमें
सारे एडवोकेट्स और ये सब रहते हैं, उसको एक बार बोलते हैं, ठीक है. It performs the regulatory function by prescribing standards of professional conduct and etiquette and by exercising disciplinary jurisdiction over the bar. मतलब basically इनका डिसिप्लिन होगा, इनके स्टैंडर्ड्स, इनके रेगुलेटरी फंक्शंस है किसके ऊपर, जो भी मेंबर्स ऑफ द बार है उनके ऊपर. मतलब सारे एडवोकेट्स और यहाँ पे लॉ स्कूल्स भी आते हैं, आगे पढ़ेंगे. It also sets standards for legal education and grants recognition to universities whose degree in law will serve as qualification for enrollment as an advocate. Very important. ठीक है, क्या करता है ये, स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर लीगल एजुकेशन एंड ग्रांट्स रिकग्निशन टू यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉ, जो जिसकी डिग्री है लॉ में, और आगे जाके एडवोकेट्स एनरोल होने वाले हैं. ठीक है, आगे जाके एडवोकेट्स निकलने वाले. In addition, it performs certain representative functions by protecting the rights, privileges, and interests of advocates through the creation of funds for providing financial assistance to organize welfare schemes for them. I hope you got clarity about the Bar Council of India. जो important था मैंने आपको बताया. जो भी न्यूज़ मेरे को important लगती है मैं आपको बताता हूँ, आप कोई टेंशन मत लो. मैं आपकी जो भी सारी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लग रही है इम्पोर्टेंट, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. अगर मैंने कुछ मिस किया तो आप भी मुझे बता सकते हो कि सर आपने मिस कर दिया, तो आप इसको ध्यान रखें. मैं वो अगले दिन टॉपिक लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. कोई शर्म आया नहीं करने, एग्ज़ाम्स क्लियर करने, यूनिफॉर्म लाना है और शोल्डर पे एम्बलम लेके आना है, बस इतना ध्यान रखना. SYL इशू कैन डिस्टर्ब नेशन सिक्योरिटी. कौन बोलते हैं? अमरिंदर जी कौन है? चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, अमरिंदर सिंह. ठीक है, वो क्या बोलते हैं? SYL इशू कैन डिस्टर्ब नेशन सिक्योरिटी. तो भाई साहब ऐसे क्या हुआ है कि ये जो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह है, ये गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, मतलब सेंटर को बोल रहे हैं कि इफ़ यू डिसाइड टू गो अहेड पंजाब विल बर्न एंड इट विल बिकम अ नेशनल प्रॉब्लम. तो हम बात करेंगे सतलज यमुना लिंक कैनाल इशू के बारे में. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आपको समझ गया रहेगा कि ये वाटर शेयरिंग का कुछ इशू लग रहा है. ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते. द क्रिएशन ऑफ हरियाणा फ्रॉम द ओल्ड अनडिवाइडेड पंजाब. मतलब पंजाब और हरियाणा पहले एक ही था पंजाब करके, तो 1966 में वो लोग डिवाइड हुए थे. पंजाब बना था अलग और हरियाणा बना था अलग. तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है शेयर ऑफ रिवर वाटर से. ठीक है, पंजाब वॉज अपोज टू शेयरिंग वाटर्स ऑफ द रवि एंड ब्यास विथ हरियाणा. ठीक है, पंजाब ने बोला नहीं शेयर करेंगे रवि और ब्यास का पानी हरियाणा के साथ, साइटिंग राइपेरियन प्रिंसिपल्स एंड आर्गुइंग दैट इट हैड नो वाटर टू स्पेयर. मतलब इनके पास ज़्यादा पानी नहीं है और जो पानी है वो उसमें एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है. However, सेंटर इन 1976, मतलब 66 में लोग अलग हुए, 76 में सेंटर ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें एलोकेट किया हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट का पानी, आउट ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब 7.2 MAF. ठीक है, मतलब 7.2 MAF से 3.5 मिलियन एकड़ फीट का ये एलोकेट किया. द एराडी ट्रिब्यूनल हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज वी बालकृष्ण एराडी. ध्यान रखना, एराडी ट्रिब्यूनल बना था किसके लिए, ये भी पूछ सकते हैं. एराडी ट्रिब्यूनल बना था बाय द सुप्रीम कोर्ट जज वी बालकृष्ण एराडी, was set up to reassess availability and sharing of water. ठीक है, the tribunal in 1987 recommended an increase in the shares of Punjab and Haryana to 5 and 3.83. मतलब पंजाब को 5 मिले MAF और हरियाणा को 3.83 मिले. अब ये कैनाल क्या है एग्जैक्टली देखते हैं. टू एनेबल हरियाणा टू यूज इट्स शेयर ऑफ वाटर्स ऑफ सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ब्यास. ठीक है, ये शेयर ऑफ वाटर जो सतलज और ब्यास ये है एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ब्यास, अ कैनल लिंकिंग द सतलज विद यमुना कटिंग अक्रॉस द स्टेट वाज प्लान्ड. ठीक है, एक कैनल बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसमें वो लोग लिंक करेंगे किसको, सतलज और यमुना को, कटिंग अक्रॉस द स्टेट. अ ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट वाज नेगोशिएटेड. ट्राईपैट्रिएट मतलब 3 लोगों को मिला के, मतलब 3 स्टेट्स को मिला के. कौन से 3 स्टेट्स को मिला के एक एग्रीमेंट ये किया था, नेगोशिएट किया था, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान.
द सतलज यमुना लिंक इज अ प्रपोज 214 किलोमीटर, मतलब 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है टू कनेक्ट द सतलज एंड यमुना रिवर्स. हाउएवर द प्रपोजल मेट ऑब्स्टिकल्स एंड वाज रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट. इट डिफाइंस रिवर वाटर शेयरिंग बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, सतलज यमुना लिंक के बारे में बात. तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये इशू क्या है, सतलज और यमुना लिंकिंग का सीन क्या है. ठीक है. रिव्यू भोपाल डेवलपमेंट प्लान सेज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. एनटीसीए क्या बोलता है, आप रिव्यू कीजिए भोपाल का डेवलपमेंट प्लान. NTCA has called upon Madhya Pradesh government to review parts of the draft Bhopal development plan that proposed development of public institutions in tiger habitats. ठीक है, ये जो ड्राफ्ट भोपाल डेवलपमेंट प्लान जो है उसमें कई जगहों पे डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस किए हैं, कहाँ पे, टाइगर हैबिटेट्स में, विच में डैमेज देम एंड कॉज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. तो हम बात करेंगे NTCA के बारे में. क्या बोलती है NTCA? NTCA इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. क्या है ये? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. याद रखना, NTCA इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. कब एस्टैब्लिश हुई थी? 2005 में एस्टैब्लिश हुई थी. किसके रिकमेंडेशन के? टाइगर टास्क फोर्स के. ठीक है, NTCA कब एस्टैब्लिश हुई थी? 2005 में. किसके रिकमेंडेशन के? टाइगर टास्क फोर्स के. It was constituted under the enabling provisions of the Wildlife Protection Act 1972 as amended in 2006 for strengthening the tiger conservation as per powers and functions assigned to it. ठीक है, एंड ये कब हुई थी NTCA एस्टैब्लिश? 2005 में. ठीक है, कौन से इसमें ये हुई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, अमेंडेड 2006 में हुई थी. प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर इज एन ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. रिमेंबर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन से स्कीम्स होते हैं? जिसकी फंडिंग स्टेट और सेंटर दोनों करते हैं. और सेक्टर स्कीम वो स्कीम्स होती है जिसमें फंडिंग सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट करती है. सेंटर सेक्टर सिर्फ सेंटर करेगी. सेंटर स्पॉन्सर मतलब थोड़ा पैसा सेंटर, थोड़ा पैसा स्टेट देगी. ठीक है. Of Ministry of Environment, Forests and Climate Change providing central assistance to tiger states for tiger conservation in designated tiger reserves. ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए बनाया था प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, अभी इंडिया हैज़ कितने टाइगर है? इंडिया के पास ऑलमोस्ट 3000 टाइगर्स है. 2967 टाइगर्स इन वाइल्ड, विथ मोर देन हाफ ऑफ देम इन मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. मतलब नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 2 है कर्नाटका. ध्यान रखना. The population of tigers have increased by 33% since 2014. ठीक है, जब 2014 में 2226 थी. I hope you got clarity about NTCA as well. ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. मैं एडिटोरियल डिस्कस नहीं करता और मैं एडिटोरियल डिस्कस नहीं करूँगा. October 4 एग्ज़ाम के बाद हम एडिटोरियल भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. नो लेटअप इन फ्लड फ्यूरी इन गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स. आपको जैसे पता है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, गोदावरी रिवर ओवरशूट हो रही है, मतलब ये हो रहा है, फ्लड अफेक्टेड हो रही है. तो हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? गोदावरी रिवर के बारे में. गोदावरी कहाँ से राइज होती है? त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक. ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक. नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में है. ठीक है, और कितना लेंथ फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में जाने के पहले? 1465. मतलब एक अप्रॉक्सीमेट ले लो, 1500 किलोमीटर का उसका लेंथ है. अब ड्रेनेज बेसिन कौन से स्टेट्स को एक्सटेंड करता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये 4 मेन स्टेट है. और छोटे छोटे पार्ट्स मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पुडुचेरी में भी आते हैं. तो इसके ट्रिब्यूटरीज कौन से? प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वायगंगा, प्रणहिता. प्रणहिता में 3 आते हैं, वायगंगा, पेनगंगा एंड वर्धा, इंद्रावती, मानेर एंड द सबरी. ठीक है, ये हमने बात की गोदावरी के बारे में. चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका रीच मैसूरू जू. द सेंचुरी ओल्ड मैसूरू जू हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन जू टू हाउस द अफ्रीकन चीता, the fastest land animal, and is managed to get 1 male and 2 females from a cheetah conservation center in South Africa
अंडर एन एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के हिसाब से इन्होंने चीता लाया है। कहाँ से लाया है? साउथ अफ्रीका से लाया है। और मैसूरू जू इज़ द सेकेंड जू इन इंडिया विच गॉट चीताज, ठीक है। द बिग कैट्स लैंडेड एट द केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन मंडे and were safely brought to the zoo here on the same night. They will remain in quarantine for 30 days under close observation. The zoo claimed it was country's first international animal exchange post COVID-19. COVID-19 के बारे में कोविड-19 के बाद में सबसे पहला एनिमल एक्सचेंज ये था। और उनको भी 30 डेज क्वारंटीन में रखा गया है कि भाई आपको तो रहना पड़ेगा क्वारंटीन में। द एनिमल्स टू बी गिवन इन रिटर्न फॉर एक्सचेंज आर बीन फाइनलाइज। जो एनिमल्स देने वाले हैं हम एक्सचेंज में वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे चीता के बारे में। चीता को साइंटिफिक नाम में क्या बोला जाता है? एकदम डिफ़िकल्ट नाम बताओ। हाँ, एक्टिनोइक्स जुबाटुस। Echinoics jubatus is one of the oldest big cat species with ancestors that can be traced back more than 5 million years to Miocene era, ठीक है। इसके ancestors Miocene era में भी देखे जा सकते हैं। The cheetah is the world's fastest land mammal। और IUCN में कौन से लिस्ट में आते हैं? वल्नरेबल में आते हैं, ठीक है। वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। द कंट्रीज मतलब इंडियाज लास्ट स्पॉटेड फेलाइन डाइड इन मतलब लास्ट जो स्पॉटेड चीता है वो कहाँ डेथ हुई? छत्तीसगढ़ में 1947। लेटर द चीता विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, बेसिकली नहीं है चीता, ठीक है। द एशियाटिक चीता is classified as critically endangered species by IUCN Red List and is believed to survive only in Iraq। तो जो चीता है बेसिकली वो वल्नरेबल है, ठीक है। चीता जो है वो वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट के बारे में, रेड लिस्ट के स्पीशीज़ में। बट जो एशियन चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ध्यान रखना, एशियन चीता इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, अंडर द IUCN लिस्ट एंड बिलीव टू सर्वाइव ओनली इन ईरान। मतलब अभी फ़िलहाल सिर्फ ईरान में है वो, ठीक है। सत्यपाल मलिक इज़ मेघालय गवर्नर। सत्यपाल मलिक जो हमारे गोवा के गवर्नर थे उनको अभी मेघालय में शिफ्ट कर दिया गया है। सत्यपाल मलिक यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, एंड नाउ ही इज़ द गवर्नर ऑफ मेघालय। और जो महाराष्ट्र के गवर्नर है इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का भी। मतलब महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो गोवा के भी गवर्नर हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे किन के बारे में? गवर्नर के बारे में। द गवर्नर अपॉइंटमेंट, हिज पावर एंड एवरीथिंग to the office of the governor has been discussed in the article under article 153 to 162 of the constitution। मतलब 153 से 162 में सारा कुछ गवर्नर के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। The role of the governor is similar to that of the president। The governor performs the same duties of president but for the state। Same duties as the president but for the state, ठीक है। Governor stands as an executive head of the state and the working remains the same as the office of the President of India, ठीक है। It is stated that the governor has a dual role। He is the constitutional head of the state bound by the advice of the Council of Ministers and he is a vital link between union government and state government। तो basically गवर्नर जो होता है उनका डुअल रोल होता है। कौन सा डुअल रोल होता है? एक तो पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के। मतलब क्या होता है? वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बाउंड रहते हैं। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो जो चीफ मिनिस्टर बेसिकली बोलेंगे तो वो गवर्नर को करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ही एक्ट्स एज अ वाइटल लिंक। मतलब एक इम्पॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में? सेंटर एंड द स्टेट के बीच में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नर क्या क्या है? The appointment of the and powers of the government can be derived from part 6 of the Constitution. Article 153 says that there shall be a governor for each state, ठीक है।
एंड 1 person कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more states. कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 153. द गवर्नर एक्ट्स इन डुअल कैपेसिटी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड एज द रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. अब गवर्नर के क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स का एज होना चाहिए, नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. उनको कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है. नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं करना है. एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंट है. The term of governor's office is normally 5 years, but it can be terminated early by the president on advice of the council of ministers headed by the prime minister of the country. Dismissal of governors without a valid reason is not permitted. Without a valid reason is not permitted. However, it is the duty of the president to dismiss a governor whose acts are upheld by courts as unconstitutional and malified. ठीक है. ठीक है. अभी हमने इसकी बात की गवर्नर के बारे में. ठीक है. अब लेट्स गो टू इंडिया कॉप्टर्स फाइट ओवर स्पिल इन मॉरिशस. तो आप सबको पता है कि मॉरिशस में एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है. क्यों डिक्लेयर की गई है? क्योंकि मॉरिशस के कोस्ट के पास में एक जापानीज शिप जा रही थी, उसके वो फेल हो गई. मतलब वो बेसिकली वो ऑयल टैंकर थी और वो एक्सीडेंट हो गया या क्या हुआ, एंड इट स्टार्टेड लीकिंग ऑयल एंड इट हैज़ लीक्ड एंटायर tons and tons of oil there and it has become a mess for the marine environment. वहाँ के मरीन लाइफ के लिए एक मेस हो चुका है. तो हमने इंडिया ने भी थोड़ी मदद के लिए भेजा है. इंडिजिनस ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स आर गिवन बाय इंडिया टू मॉरिशस एंड वी used extensively for rescue missions to clear the oil spill in the country after a Japanese owned cargo ship MV Wakasio ran aground 40 kilometer off the capital port Louis. ठीक है. ये ध्यान रखना सिर्फ. बॉडी ब्लो टू ट्रांसपेरेंसी. ये थोड़ी सी अपोजिशन लीडर जो होते हैं हमारे and transparency campaigners criticized the Supreme Court decision on Tuesday not to order the transfer of contributions from PM CARES to NDRF. जो हम लोग PM CARES to NDRF जो हमारे गवर्नमेंट का हमने जो सुप्रीम कोर्ट का सुना, उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा. मैं अभी PM CARES फंड के, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं PM CARES फंड की बात करूँगा. तो ये फंड क्या है? बेसिकली इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन. तो ये क्या है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एज प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन. अदर मेंबर्स इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर. द फंड enables micro donations as a result of which a large number of people will be able to contribute with the smallest of denominations. मतलब थोड़ा एक माइक्रो डोनेशन इसको एक्सेप्ट करता है. तो आपको चाहिए तो आप 100 रुपये भी भेज सकते हो, आपको चाहिए तो आप 1 लाख भी भेज सकते हो इसमें. मतलब इट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम स्मॉल. तो इसके ऊपर काफ़ी बड़ा फंड आ गया है. द फंड विल स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज एंड एनकरेज रिसर्च ऑन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स. ठीक है. कॉन्ट्रीब्यूशन टू जो PM केयर्स फंड है वो क्वालिफाई करेगा एज CSR एक्सपेंडिचर. CSR क्या होता है? बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब आप जो भी कंपनीज़ है उनके प्रॉफिट्स में से कई जो एक परसेंटेज शेयर होता है वो उनको CSR करना ज़रूरी है. CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब आप कुछ अच्छा चीज़ करो सोशली अपलिफ्टमेंट के लिए. सोशल अपलिफ्टमेंट, ईदर यू एस्टैब्लिश स्कूल्स और यू नो मेक हॉस्पिटल्स और डू वट एवर द कंपनी वॉन्ट्स टू ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट. Under the Companies Act of 2013, companies with a minimum net worth of 500 crore or turnover of 1000 crore or net profit of 5 crore are required to spend at least 2% of their average profit for the previous 3 years on CSR activities every year. Very important. आपको अभी पता चल गया किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक कंपनी अगर जिसका मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ है या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ है या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट
फॉर द प्रीवियस 3 ईयर, 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% उनको CSR एक्टिविटी को स्पेंड करना पड़ेगा. द टर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जनरल कैन बी रेफर्ड टू एज कॉर्पोरेट इनिशिएटिव to assess and take responsibilities for the company's effect on environment and impact on the social welfare. ठीक है, बस इसके बारे में इतना ध्यान रखना. ये PM केयर्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात की. ठीक है, लेट्स गो टू अनदर आर्टिकल. क्या बोलता है? रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स 12% राइज इन इंडियाज कैंसर बर्डन. ठीक है, तो एक रिपोर्ट किया है. किसने रिपोर्ट रिलीज़ किया? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया है, जो क्या एस्टिमेट करता है 2020 में कैंसर केसेस इन द कंट्री विल बी एट 13.9 lakhs. These are based on information related to cancer collected from 28 population-based cancer registrations, PBCR, population-based cancer registries. ठीक है, तो among women, breast cancers are estimated to contribute 2 lakhs, जो है 14.8%, and cervix cancer are estimated to contribute 0.75 lakhs, whereas both men and women cancers of gastrointestinal tract is estimated to contribute 2.7 lakhs. ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे सारे दोस्तों, मेरे जो गाइज एंड गर्ल्स, एवरीबडी, स्टॉप स्मोकिंग इफ़ यू आर स्मोकिंग, एंड एक हेल्दी हैबिट डेवलप करो. स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप स्मोकिंग. आई एम टेलिंग यू एज अ गुड फ्रेंड, और यू कैन शुभ चिंतक जैसे आप मुझे समझ सकते हो, बट स्टॉप कर दो ये सारी चीज़ें. अगर एक साथ स्टॉप नहीं होती तो धीरे धीरे करके एक डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट में उसको स्टॉप करने की कोशिश करो. ठीक है, गेन कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड जिस दिन आप खुद के ऊपर गेन कंट्रोल करोगे ना, यू कैन अचीव एनी थिंग इन लाइफ. एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे वर्ड्स आप रिकॉर्ड करके रख लो. व्हेन यू गेन कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, यू कैन अचीव एनी एंड एवरी थिंग यू वॉन्ट इन लाइफ. ठीक है, बी इट UPSC, बी इट IAS, और बी इट एनी थिंग, you can gain it. Nagaro, Assam Minister, Nagaland Chief Minister met Muiwa. तो ये थोड़ा सा हम नागा इशू के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब बेसिकली ये नागा ग्रुप का की डिमांड क्या है? ये की डिमांड जो डिमांड है इनका इज़ ग्रेटर नागालैंड. ग्रेटर नागालैंड पूछोगे क्या है सर ये ग्रेटर नागालैंड? एक सोवरेन स्टेटहुड है, एक स्टेटहुड है. मतलब क्या? रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज, मतलब जहाँ जहाँ नागा इनहेबिटेड लोग हैं वो एरियाज़ को कट करके एक स्टेटहुड बनाना चाहिए. और कौन से स्टेट्स को कट करके? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम एंड म्यांमार को कट करके आप एक स्टेट बनाओ. उनका और एक डिमांड है. क्या डिमांड है? नागा येसबो. आप बोलोगे सर ये नागा येसबो क्या है? नागा येसबो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, एंड नागा नेशनल फ्लैग. तो थोड़ा नागास के बारे में बात करते हैं. दे आर नॉट अ सिंगल ट्राइब. ये एक सिंगल ट्राइब नहीं है. नागा करके कोई एक सिंगल ट्राइब नहीं, बट अ एथनिक कम्युनिटी दैट रिप्रेजेंट और दैट कंप्राइजेस सेवरल ट्राइब्स हु लिव इन द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड इट्स नेबरहुड. नागालैंड और इट्स नेबरहुड में जो कई एथनिक ट्राइब के जो नागाज है, उसमें कई ट्राइब्स रहती है, वो उनको बेसिकली नागाज बोला जाता है. वो इंडो मंगोलाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं. नागाज क्लेम सोवेरेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर सोवेरेन एग्जिस्टेंस एंड डिफरेंस विच इज़ टुडे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिकनेस. ठीक है, अभी 19 मेजर नागा ट्राइब्स है. कौन से 19 मेजर नागा ट्राइब्स है? आओस, अंगामीस, चांग्स, चाकेसांग, काबुइस, कचारीस, खैन मंगाज, कोन्याक्स, कुकीज़, लोथाज, माओस, मिकिर्स, फॉर्म्स, रेंगमास, संगताम्स, सेमास, तांकुल्स, यामचुमगार एंड जीलियांग. ठीक है, ये ट्राइब्स है नागास. अब थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं. जब नागा कैन बी ट्रेस्ड, द ओरिजिन ऑफ नागा कैनॉट बी ट्रेस्ड, बट द असर्शन ऑफ नागा नेशनलिज्म बिगिन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड हैज़ कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस and even after Nagaland became a state. Along the way, the unresolved issues gave rise to decades of insurgency that claimed thousands of lives, including civilians. The British has annexed Assam in 1826,
in which they subsequently created the Naga Hills district. The earliest sign of Naga resistance dates back to 1918 with the formation of नागा क्लब. ठीक है, तो आप ये थोड़ी सी नागा हिस्ट्री के बारे में बात की हमने. लेट्स गो टू नदर न्यूज़. गाइज ये इंपॉर्टेंट, जो भी मैं न्यूज़ कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट हो. आप टाइम के बारे में मत सोचो कि है ना सर 1 घंटा लेते 1.5 घंटा. बट मैं सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं लेता हूँ, मैं बहुत वास्ट, मतलब आपके इतने सारे कंसेप्ट ले लेता हूँ. आप इतने सारे कंसेप्ट समझा दूंगा आपको, आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे कंसेप्चुअलाइज. ठीक है, और दिस इज़ द एग्ज़ाम of concepts. Once you are done with your concepts, you are very strong in the exam. Ashok Lavasa quits election commission set to join ADB. तो इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे अशोक लवासा, उन्होंने प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन सबमिट किया है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ADB से ऑफर आया है. His appointment as a vice president at the Asian Development Bank was announced in जुलाई में अनाउंस हुआ है. तो लवासा है कौन? ही इज़ अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑफ द 1980 बैच विथ अपॉइंटेड इलेक्शन कमिशन इन 2018 and was running to become chief election commissioner when Sunil Arora retires in April 21. सुनील अरोरा अप्रैल 21 में रिटायर होने वाले थे, तब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने के उनके चांसेस थे. बट उसके पहले ही मनीला हेडक्वार्टर जो है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ लवासा एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. ठीक है, तो हम दो चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट है, एक है हमारा इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में बात करेंगे. तो क्या बोलता है? पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन एंड एस्टैब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स. The Election Commission was established in accordance with the Constitution on 25th of January 1950. ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुई थी. 324 से लेके 329 के बीच में सारे जो आर्टिकल्स आते हैं वो डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पावर, मतलब ये इलेक्शन कमीशन में पावर्स, फंक्शंस, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, सब के बारे में. ठीक है, अभी स्ट्रक्चर कैसा है? पहले इसमें सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट जो 1989 में हुआ था, इट हैज़ बीन मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी. पहले सिर्फ एक थे, अभी इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी. ठीक है, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्शन कमीशन एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. एट स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज हेल्प्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज़ एन IAS रैंक ऑफिसर. ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वो एक IAS रैंक ऑफिसर रहता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. इनका फिक्स टेन्योर रहता है 6 साल का और अप टू द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर. वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 6 साल का रहता है या 65 ईयर्स. दे एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी and perks available to the judges of Supreme Court of India. ठीक है, the chief election commissioner can be removed from the office only through a process of removal similar to the Supreme Court judge of the Parliament. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर को भी निकाला जा पाएगा, सेम प्रोसीजर से. अब थोड़ी सी बात करते हैं ADB के बारे में. एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो 19 दिसंबर में एस्टैब्लिश हुई थी. 19 दिसंबर 1966 में. हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मनीला में है, फिलीपींस में. क्या करता है सर? प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया. ADB नाउ है 67 members of which 48 from Asia and the Pacific and 19 from outside. ठीक है, 48 एशिया और पैसिफिक से और 19 आउटसाइड से. Japan holds the largest proportion of shares in ADB followed by the USA. जापान के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, followed by USA. Visa norms for foreign journalists relaxed. तो सिर्फ एक छोटी सी इसमें थी, ये जो J1 है और J1X है, ये it is related to journalist visa, याद रखना. Has been decided to permit foreign nationals holding journalist visa J1 and their dependents holding J1X visa to enter India. If visas had been suspended, they shall stand restored
बट फ्रेश वीज़ाज हैव टू बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ वैलिडिटी एक्सपायर्ड। तो आप ध्यान रखिए। ये जो निंजाज रेलवेज ने डिप्लॉय किए, ये सर्वेलेंस यूएवीज है, बेसिकली अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स है, जो क्या करेंगे, रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑटोमेटिक सेफ मॉडल ड्रोन, एनहांस मॉनिटरिंग ऑफ द रेलवे एसेट्स एंड इंश्योर एडिशनल सेफ्टी फॉर पैसेंजर्स। तो इतना ध्यान रखना, निंजा उन्होंने लॉन्च किया। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक वी आर, एक मिनट तो भी देख लेते, कुछ इंपॉर्टेंट रह गया तो फिर। No, I don't think anything important left now. No, nothing important left. I think that's all from today. And I hope आपने बहुत कुछ सीखा ये वीडियो से. And please subscribe to my channel and please support me if you can. आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं और आपके लिए करने की कोशिश करूँगा. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग. थैंक्स.